हेलो क्लासन। देखिए बेटा, जो आज कुछ डाउट क्लास थी हमारी, तो डाउट क्लास में कुछ बच्चों का कुछ डाउट आया था, उस पर हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जो अगर इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिएगा। एक बच्चे का डाउट था, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया इसी पे डाउट था। देखिए इसमें कुछ है नहीं, सीधा सीधा है। इसमें क्वेश्चन पढ़िए आप इसे ध्यान से। ए सोल्यूशन, कोई एक सोल्यूशन है, टर्न्स बदलता है रेड लिटमस को ब्लू में, रेड लिटमस ब्लू। ए सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज़ लाइकली टू बी। इसका पीएच क्या हो सकता है इस चारों ऑप्शन में से, यही क्वेश्चन है। तो हमें ये पता है कि मतलब यहाँ क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जो सोल्यूशन है रेड को ब्लू में कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में कर रहा है। तो रेड लिटमस को ब्लू में कौन करता है? बेस करता है। बेस करता है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट। और जस्ट अपोजिट ब्लू को रेड में कौन करता है? एसिड करता है। तो जब दे रहा है कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि जो सोल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर है, बेस है। और एक चीज़ और है कि पीएच वैल्यू जो होती है लेस देन 7 जो है वो एसिड होगी और ग्रेटर देन 7 बेस होगी। लेस देन 7 एसिड, ग्रेटर देन 7 बेस, ठीक है। और 7 है, अगर एग्जैक्ट 7 है तो ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो अब दे रहा है, अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो सोल्यूशन है वो बेसिक है। बेसिक है ये क्योंकि रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है, रेड लिटमस को। तो अगर बेसिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका पीएच जो होगा 7 से ज़्यादा होगा, मोर देन 7 होगा। तो मोर देन 7 में देखिए इसमें एक ही ऑप्शन है ही 10, इसलिए इसका आंसर 10 होगा। क्योंकि 5 होगा फिर भी एसिडिक होगा, 4 होगा तो भी एसिडिक होगा, 1 भी एसिडिक मतलब मोर एसिडिक होगा, ये एसिडिक, ठीक है ना। तो इसका आंसर इस वजह से 10 होगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये था एक बच्चे का डाउट। फिर एक बहुत पहले का डाउट है कुछ बच्चों का, देखते हैं उसको। देखिए इसी में से था एक डाउट, उसको सीधा हम वहीं ओपन कर लेते हैं। देखिए इसमें 4th क्वेश्चन था, सॉल्यूशन से ही सीधा हम बता रहे हैं क्योंकि मैंने वहाँ एक्सप्लेन एक बार कर रखा था। तो 4th क्वेश्चन पे डाउट था ये कि व्हाट इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई शुड ए केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। पहली बात तो है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है और क्यों एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, ए बैलेंस्ड इक्वेशन इज़ द वन इन विच नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑन द बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल। रिएक्टेंट इधर होता है, प्रोडक्ट इधर होता है, दोनों साइड नंबर सेम हो एटम्स का, तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाते हैं। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज़ नेसेसरी फॉर द रिएक्शन शुड ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह लो या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, यानी कि रिएक्टेंट का जो मास होगा वही मास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। इस वजह से दोनों तरफ अगर रिएक्टेंट का नंबर, दोनों तरफ मतलब एटम का नंबर अगर हम सेम रखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तभी तो मास इक्वल होगा। अगर एटम वेरी कर ले, इधर ज़्यादा हुआ इधर कम, तो मास भी वेरी कर रहा है। तो इक्वेशन बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना होता है ना। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन हैज़ नो डिफाइंड मेथड एंड इज़ प्योरली अ ट्रायल एंड एरर अटेम्प्ट। मतलब अब जो मैंने डिस्कस किया था कि गेस करके हम करेंगे कि किधर क्या कितना चाहिए, रिएक्टेंट में कितना होना चाहिए, कहाँ कहाँ हम बढ़ा सकते हैं, कहाँ घटा सकते हैं। तो एक तरह से ये ट्रायल मेथड है, ठीक है ना। तो ये 4th क्वेश्चन था। एक बच्चे का डाउट 10th क्वेश्चन इसी में है। 10th क्वेश्चन में उन्हें कुछ डाउट ही, हाँ, वाई इज़ अ रेस्पिरेशन कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक क्यों होता है? पहली बात तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में अंतर क्या है। एक्सोथर्मिक वो प्रोसेसेस वो या वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी या हीट जो है इवॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक मतलब एक्स से समझो, एक्स मतलब एग्जिट से समझो, मतलब उस रिएक्शन से बाहर की तरफ हीट निकल रही, और एंडो का मतलब उस तरफ एनर्जी आपको देनी पड़ रही। तो एक्सो और एंडो ये जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। हाँ, तो अब रेस्पिरेशन वाई पढ़ लीजिए। देखिए, फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ वी रिक्वायर एनर्जी, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वी ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उसी से तो मिलती है एनर्जी। द फूड मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ ब्रोकन डाउन इनटू ए सिंपलर मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज। जो खाना होता है वो डाइजेशन के थ्रू सिंपलर मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज में 6S12O6 में ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, These substances come in contact with the oxygen present in our body cells to form carbon dioxide and water along with a certain amount of energy
रेस्पिरेशन प्रोसेस इसी को कहते हैं। जो ये छोटे छोटे सब्सटेंस मिल जाते हैं हमें ग्लूकोज के, वो ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है उसके प्रेजेंट में बर्न होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट या अब ये कह लो कि एनर्जी बनाते हैं, और इसी को कहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है ना। अब देखिए, सिंस द एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट दैट मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, अच्छा इसको छोड़िए अभी। Since the energy is in the form of heat, the respiration is considered to be an exothermic reaction। जो एनर्जी यहाँ इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में जो बनती है वो हीट के फॉर्म में बनती है और वो हमें मिलती है उस बर्न फूड के बर्न होने से या ग्लूकोज के बर्न होने से हमें मिलती है, तो उस रिएक्शन से तो निकल रही है ना। दैट्स वाई रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना। और रिएक्शन जो होता है वही है, ग्लूकोज है ये 6H12O6 जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ मिल के बर्न होता है। देखिए, पहले फूड आएगा, फूड हम जो ईट करते हैं उस फूड से जो डाइजेशन का थोड़ा सा प्रोसेस होता है उससे ग्लूकोज पहले तैयार होता है, सिंपलर मॉलिक्यूल। फिर हमारी बॉडी सेल में जो ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं उनके साथ ये ग्लूकोज बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ कर देते हैं रेस्पिरेशन में, सांस लेने के थ्रू, और जो एनर्जी होती है वो हमारे बॉडी में जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ हम नॉर्मली यूज़ कर लें। तो ये प्रोसेस है। तो ये डाउट क्लास का कुछ क्वेश्चन था। अब इतना ये क्वेश्चन हो गया। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।